ममता बनर्जी एक शिखंडी है, महाभारत में सब होता है ना, सबसे फेल मिनिस्टर वित्त मंत्री है। प्याज की जब कीमत बढ़ा तो बोलते हम प्याज नहीं खाते हैं। भावना की बात बोलकर अडवाणी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी के कगार तक पहुंच गए थे, किनारे तक पहुंचे थे ना, लेकिन आज कहाँ है वो, है नहीं। महिलाओं का हिस्सेदारी राजनीति में बड़े पैमाने में मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्टों के द्वारा ही हुआ, वामपंथियों के द्वारा ही हुआ। तो आज जो मिक्सचर है राइटिस्ट पॉलिटिक्स का, वो कॉर्पोरेट एंड कम्युनलिज्म, इसका कम्बिनेशन है, सब मिक्सचर। और हमारा भी सांगठनिक कमजोरी थी, है, हम सब मानते हैं, आकलन किए हैं। हाय सलीम सर, कैसे हैं? हाँ ठीक। हमारे साथ मोहम्मद सलीम हैं, सीपीएम के सीनियर नेता हैं, सांसद रहे हैं। सर कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। लेकिन आपकी पार्टी जो एक टाइम पे ऐसा फोर्स था पार्लियामेंट के अंदर जो नेशनल इश्यूज को ड्राइव कर सकता था किसी भी दिशा में, आज कहाँ है सर? संसद में हो, सड़क में हो, कम्युनिस्ट हमेशा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मजदूरों का सवाल, गरीबी के सवाल, गुर्बत के सवाल उठाते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट लिबरलाइजेशन जो शिफ्ट हुआ ना, पैराडाइम शिफ्ट हुआ, तो वहाँ लोगों को ये ख्वाब दिखाया गया कि सब लोग अदानी बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे, जो कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो उसमें थोड़ा बेशक जो सियासत में हमारा जो मुट्ठी था वो कमज़ोर हुआ। लेकिन हमारा कमज़ोरी क्या है, हम मजदूर या किसान के ऊपर से, जब किसान और मजदूर को ये कहा गया कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर लड़ो, तो वो अगर रोज़ी के लिए, रोटी के लिए, शिक्षा के लिए अगर लड़ता है तो कम्युनिस्ट की ताकत बढ़ती है। और वो अगर धर्म के नाम पर लड़ता है, मॉब लिंचिंग होता है, तो जो दक्षिणपंथा का उत्थान होता है। तो ये ऐसा सीसॉ की तरह है, जब दक्षिणपंथा का उत्थान हुआ तो वामपंथा का थोड़ा नीचे गया। अब लोग दक्षिणपंथा से जब परेशान हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, हम दक्षिण एशिया के अंदर सबसे पिछड़े हो गए भूख के संख्या में, तो लोगों को थोड़ा रियलाइजेशन होता है। और हमारा भी सांगठनिक कमजोरी थी, है, हम सब मानते हैं, आकलन किए हैं, तो उसको भी हमें दूर करना है और हम वो कोशिश कर रहे हैं। आप आज के दिन में अगर देखोगे तो वो पुरानी कहानी हो गई कि आपकी इतनी शक्ति थी, अब कभी ज़मींदारी था तो आप उसको लेकर तो नहीं सकते, ज़मींदारी ख़त्म हो गया, किसी का सियासत में किसी का ज़मींदारी रहता नहीं है। फिर से हमें नई पीढ़ी के अंदर अपने पैड बनानी पड़ रही है, विद्यार्थी नौजवानों के बीच में हो, मजदूर किसान के बीच में हो, महिलाओं के बीच में हो, और हम लड़ रहे हैं। हम हारे तो क्या, हम खोए नहीं हैं। आप खोए नहीं है, लेकिन एज अ यंग वोटर, एज अ यंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जो पढ़ता है, जानता है, जिसको पता है कि मेरा जो देश है भारत एक यूनिक देश है दुनिया का, जहाँ पे हर तरीके की आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, टाइम टू टाइम रूल किया उन्होंने या ऑपोजिशन में रहे। लेकिन हमने ऐसी फोर्सेस देखे हैं जो कभी कमज़ोर पड़े लेकिन कभी उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ। आप वेस्ट बंगाल में थे, आप त्रिपुरा में थे, केरला में थे, साउथ इंडिया में थे। सीपीएम अभी भी केरला में है, बट त्रिपुरा सर गोन। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हुए, एक भी सीट नहीं आई। उसके अलावा बिहार के अंदर आपने जब कोalition वगैरह की बहुत सारी पार्टीज के साथ, तब आप जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनको मिला के 19-20 सीटें आती हैं। हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं सर, मतलब हम सिर्फ सोशल सामाजिक तौर पे तो हम नहीं कह सकते कि हम जीत रहे हैं। इवेंचुअली हम सबको वोट्स चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, युवा आ रहे हैं, सर कैसे कर लोग आएंगे, संगठित होंगे। हमारा जो कोर कॉम्पिटेंसी है, हमारा मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, बाकी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, बाकी तो वसूली का, फिरौती का पैसा है, तो वो तो लेफ्ट के कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो हमें अपनी जन संगठन को और जन आंदोलन को मजबूत करके आना पड़ेगा। इलेक्ट्रल सपोर्ट बेशक ज़रूरत है। तो केरल में आप बोले इसी दौरान तो ऐसा हुआ कि दोबारा फिर हुकूमत में अक्सर नहीं आते थे, तो लोग आए। और बंगाल में चुनाव के बाद या त्रिपुरा के चुनाव के बाद आज भी सड़क में लड़ कौन रहे हैं, इसको भी तो देखना पड़ेगा आपको। आखिर ये सड़क से संसद में पहुंचते हैं लोग। अब यहाँ पे ऐसे हो गया चुनाव, ऐसा खर्चीला हो गया, ऐसे साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट एंटिटीज आ गए, वो माइंड गेम खेलना शुरू किए, तो वो ग्रामर बदल गया था चुनाव का। तो इसमें क्या है, आंदोलन, संघर्ष और चुनाव दोनों को अलग कर दिया गया। जैसे जब जातिवादी कोई बात होती है, सोच या तो वो एक भ्रष्ट नीति भी लोग अपनाते हैं, फेक न्यूज़ को भी विश्वास करते हैं। वो ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया माइंड गेम में, तो हमें भी नया ग्रामर फिर सीखना पड़ रहा है और उससे वक्त लगता है। लेकिन हम जो रूल ऑफ द गेम है उसको हम समझेंगे, परखेंगे, सीखेंगे, उसके बाद में लड़ेंगे। तो ये जो रूल चेंज हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टीज मुद्दों की बातें करती हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको वोट्स चाहिए। इवेंचुअली आप अगर जीतोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। भावना की बात बोलकर अडवाणी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी के कगार तक पहुंच गए थे, किनारे तक पहुंचे थे ना, लेकिन आज कहाँ है वो, है नहीं।
लेकिन आप आइडियोलॉजी बोलो, भावना बोलो, वो तेज हुआ, लेकिन उनका क्या हासिल हुआ? तो कम्युनिस्ट ऐसे नहीं होते, आपको ये फर्क समझना पड़ेगा। दक्षिणपंथी, और दूसरी बात ये है, हम भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी शेड के कम्युनिस्ट हो, तो हम समाज के अंदर काम तो करेंगे। जैसे किस आपने तरह से? कहा कि दोबारा जीत के नहीं आती है, भावनाओं को भड़काया जाता है, ये सब चीजें हैं, लेकिन बैक टू बैक फिर वही पार्टी जीत के आ रही है ना। बीजेपी का ही मैं नाम कितने ले जीते लेता हूं। आते? हद होता है। अच्छा, बोल्सोनारो जीते थे, क्या वो जीतते रहेंगे? फिर लुला कैसे जीते? वो तो जेल में चले गए थे। तो आप पॉलिटिक्स को अगर समझोगे तो ये उतार चढ़ाव है, ये वेव्स की तरह है। आप ऐसा नहीं है कि वो चढ़ते 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 एकदम वो आखिर तक पहुंच जाएंगे। अगर तुम फराउन हो तो मूसा भी जरूर आएंगे। कन्हैया कुमार का एग्जांपल लेता हूं। आप एक सेकंड के लिए सीपीएम से हट के एक ऐसे रहिए कि आप एक पॉलिटिशियन है। कन्हैया कुमार एक ऐसा लगा था कि लेफ्ट के वोकल एक नेता उभरे हैं, वो सीपीआई में भी है, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, फिर उनके आपस में विवाद हुए, वो पार्टी छोड़ के चले गए। इसके अलावा भी कई, एक जैसे स्टोरी हम भी करते हैं, एक लिस्ट आई थी कि ऐसे लेफ्ट के जो कॉलेज के दिनों में लेफ्ट के स्टूडेंट्स थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए या फिर किसी और पार्टीज में चले गए, तो उनको क्या स्पेस नहीं मिलता? क्या ये शिकायत जायज शिकायत है? दो कारण है जी। एक, अगर इसको हम जायज मान भी लेते हैं तो हम उसे एड्रेस कर रहे हैं। ये लेफ्ट का रिटेंशन का प्रॉब्लम है, रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, और बाकी दूसरे पार्टी ये समझते हैं कि जो आइडियोलॉजी से हो या सोशल एस्पेक्ट से हो, सामाजिक जो है उनकी जिम्मेदारी से हो, या उसकी जो लॉयल्टी हो और उसकी जो ऑनेस्टी हो, तो वो लेफ्ट कार्डर्स के ऊपर उनको लचते हैं कि वो लड़ेगा, लंबे दौड़ घोड़े का सिपाही है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट मूवमेंट से, यूथ मूवमेंट से ऐसे लोग करते हैं। दूसरी बात यह है, जहाँ वामपंथी मजबूत आंदोलन है वहाँ इनका रिटेंशन हो जाता है। जहाँ वामपंथी मजबूत आंदोलन नहीं है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, कैंपस से निकलने के बाद, कैनवस के अंदर एक चकाचौंध वाला माहौल होता है, हीरोइज्म होता है, लेकिन कैंपस के बाहर जाकर के आप अगर मजदूर के गली में, बस्ती में काम करेंगे, गांव में झोपड़पट्टी करेंगे, तो सबके लिए वो पछता नहीं है। तो उनको कुछ ऐसे अक्सर होता है कि यूनिवर्सिटी सेंटर से निकल के कुछ इनकलाबी बातें वो किए, लेकिन उनको कुछ ग्रीनर पेस्चर में जाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ से जब लोग IIT में जाते हैं तो कितने गांव को भलाई करेंगे, अच्छाई करेंगे सोचते हैं, लेकिन वहाँ से जब निकलते हैं तो किसी विदेश में जाकर के मल्टीनेशनल कंपनी में रिक्रूटेड होते हैं। तो उम्र के अंदर कमिटी के इतने लोगों को लेना पड़ेगा। यूथ के अलावा एक और ये भी शिकायत होती है कि जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत कम होता है। मतलब अगर 16-17 लोग हैं तो उसमें एक या दो ही महिलाएं होंगी। लोगों को जानना चाहिए कि इस देश में आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद महिलाओं का हिस्सेदारी राजनीति में बड़े पैमाने में मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्टों के द्वारा ही हुआ, वामपंथियों के द्वारा ही हुआ। पहले महिलाओं को बाहर आने नहीं दिया जाता था, और सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो इसलिए आप प्री इंडिपेंडेंस में जितने महिला की बात करोगे तो वो लेफ्ट बैकग्राउंड से हैं, राइट बैकग्राउंड से नहीं है। अभी जब भावना वाली बात हुई तो आप क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, एक जो धार्मिक जुलूस निकालें उसमें से हम महिलाओं को इकट्ठा किए, तो वो फिर राजनीति को नहीं है। अब पार्लियामेंट में ऐसे कितने महिलाएं हैं, और भी महिलाएं आना चाहिए, 1/3 की मेजोरिटी होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो करंट रेजिम में मोदी सरकार, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी सारी विमेन एमपीज को मिनिस्टर बनाया गया है। अब हमारा तो महिला पुरुष बोल के नहीं होता है, सबसे फेल मिनिस्टर वित्त मंत्री हैं, महिला वित्त मंत्री बनी। सब लोग बोले थे यही कि हाउस होल्ड्स की जो है वो समझ पाएंगे, महिलाएं हमारे संसार अच्छे ढंग से चला लेती हैं, इकोनॉमी चला लेती हैं, हिसाब किताब से चलता है और बहुत डिसिप्लिन होते हैं, तो इसलिए। लेकिन हमने देखा कि सब बर्बाद कर दिए। वो प्याज की जब कीमत बढ़ा तो बोलते हम प्याज नहीं खाते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ? कमेंट हो गया ना? नहीं, एकदम सेक्सिस्ट नहीं, मैं वो महिला बन के नहीं बोल रहा हूँ, मैं एटीट्यूड से बोला। तो उनको तो कम्प्लीमेंट किया कि वो JNU के बैकग्राउंड से और महिला सब एक्सपेक्टेशन किए थे, लेकिन वो क्या किए? उसको बोलते हैं ढोंग। वो बोले कि देखो हम खाता बही लेके जाएंगे, हम ब्रीफ केस लेके नहीं जाएंगे। दीज आर टोकनिज्म। बेशक उनमें कुछ वैल्यू सिस्टम हो सकता है, लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में ये है कि हम इकोनॉमी को किस तरह से मैनेज किए। अच्छे महिला बैंकर्स जितने भी आए हैं वो अच्छे बैंकर्स बने हैं। मैं थोड़ा एकेडमिक क्वेश्चन पूछता हूँ। भारत में जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है उसमें दो मेजर आइडियोलॉजीज है, दक्षिणपंथ हो गया, वामपंथ। दक्षिणपंथ आइडियोलॉजी अगर हम बात करें तो RSS है जो सबसे बड़ा उसका ध्वजवाहक है। दूसरी तरफ CPI का पहला एक जॉइंट था, एक धारा आई, फिर उसके बाद 62 में स्प्लिट हुआ, फिर उसके बाद कई सारे स्प्लिट हो गए। सवाल मेरा ये है कि ऐसा क्यों है कि RSS इज स्टिल देयर और वो फ्लरिश हो रहा है? अगर वो जो क्लेम करते हैं वो माने तो 60-70 लाख उनका कैडर बेस्ड है पूरे देश में, 50-60 हज़ार शाखाएं लगाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है।
वहीं दूसरी तरफ जो 1925 में ही सीपीआई बनी, उसके इतने टुकड़े हो गए, फिर वो कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब ये जुड़ते जा रहे हैं और वो टूटते जा रहे हैं, जबकि आप लोग ये कहते हैं कि हमारे अंदर ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिज्म है, हम ज़्यादा यूनिटी वाले लोग हैं, हम मुद्दों की बातें करते हैं। अब देखो, आरएसएस अपने को क्लेम करता है पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हाँ, सोशियो कल्चरल मैं मैं बोल रहा हूँ ideologically। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो तो जनसंघ बनाए थे, हिंदू महासभा बनी थी, तो वो भी तो आज भी हिंदू महासभा एक टुकड़ा है, जनसंघ का भी एक टुकड़ा है। जनसंघ का नहीं, जनसंघ को मिला करके जनता पार्टी में गए, जनता पार्टी कई बिखर गए, फिर वो भारतीय जनता पार्टी बनाए, ठीक है। गुजरात में कभी बघेल फिर अलग से भारतीय जनता पार्टी बनाए थे, ठीक है, नहीं अलग बात है। तो ये होता है जब आप इलेक्टोरल सक्सेस होते रहते हैं तो आप कंबाइन होते रहते हैं, बाकी फ्रिंज में जुड़ जाते हैं। जब इलेक्शन में फेलियर होते हैं तो फिर आपका वो टुकड़ा होता है। तभी चूंकि बीजेपी उरूज में है इसलिए ये टुकड़ों को एक साथ किया। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखोगे तो अब पार्टी कहाँ रही, अब वो मोदी या अमित शाह के दो व्यक्ति की है। आरएसएस की बात बेशक एक वो अनुशासित ढंग से अपना शाखाएं बनाए हैं और डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, फुल टाइम प्रचारक हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कहते हैं हम चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो धर्म की तरह, जैसे रामकृष्ण मिशन का ऑर्डर है, एक जैसा नहीं है लेकिन वो तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो वो जो एक क्लोक है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से लोग भावनात्मक रूप से उसमें जुड़ते हैं कि हम चलो कुछ धार्मिक काम कर रहे हैं, कुछ सेवा में काम कर रहे हैं, और आस्ते आस्ते उनका फिर इन्वाइटमेंट होता है। इन्वाइटमेंट के बाद उनको फिर वो पॉलिटिक्स में लगाते हैं, और बल्कि वो जैसे बीजेपी में लगाते हैं ऐसे दूसरे पार्टी में भी लगाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। जैसे दूसरे संगठन में लगाते हैं, कई सारे संगठन है, हाँ, हजारों संगठन है, अलग अलग ट्रस्ट है, मैं बोल रहा हूँ कई पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं पॉलिटिकल पार्टी एक ही, कई पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं कई पॉलिटिकल पार्टी है मैं बोल रहा हूँ आपको, या फुल्ली कंट्रोल अगर नहीं है तो पार्ट शेयर है, ऐसे होता है। वो सब अंडे को एक मुर्गी के साथ नहीं रख करके अलग अलग मुर्गी के नीचे रख देते हैं, जब कुछ भी हैच होगा तो उनका कुछ शक्ति बढ़ेगा। वो स्टाइल अलग सा है, आइडियोलॉजी का सवाल होता है, और कम्युनिस्ट पार्टी में आइडियोलॉजी एक बड़ी बात होती है, और वो आइडियोलॉजी को लेकर के आप जो आपका लक्ष्य तय होता है, आप जो रास्ता चुनते हैं वो लक्ष्य में पहुंचने के लिए, वो लेकर दो राय हो सकता है। लेकिन ये कौन सी छोटी बात है कि सीपीआई सीपीएम एक पार्टी से दो पार्टी हुए, प्लीज, लेकिन पिछले 40 साल से दो पार्टी एक जैसे मूव कर रही है, दो एक दूसरे से लड़ नहीं रही है, एक दूसरे के विरोधाभास नहीं है। हर एक मेजर इश्यूज में, अर्थनीतिक और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे में दोनों के सिमिलर ओपिनियन है, लेकिन सांगठनिक प्रैक्टिस अलग अलग है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि सांगठनिक प्रैक्टिस अलग अलग है, दो संगठन अलग अलग है। आपका प्लान क्या है, आप नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे कैसे? क्योंकि आपको भी अल्टीमेटली इलेक्शंस में आना है, आप कहते हैं कि वो देश को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, लेकिन आपके पास प्लान क्या है? पहला सवाल तो है व्यक्ति का नहीं है, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है। अभी आप हाँ, भारतीय जनता पार्टी इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी। ये अलग बात है कि बीजेपी हाईजैक हो गए तो उसका उनकी जरूरत है, हमारे उनके पॉलिसी के खिलाफ है, तो अब वो पॉलिसी को भी चेंज करते हैं। जैसे होता है, आपने बोला कि अगर कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट करते हैं, तो कल अगर वो कहें कि हम जो भी किसानों को वादा किए थे हम पूरा करेंगे, तो हम क्यों क्रिटिसाइज करेंगे? लोग तो किसान तो सेलिब्रेट किए थे एक साल पहले ना, जब वो कहते वादा किएंगे, हमने देखा देश में क्या हुआ। लेकिन बाद में तो हमने देखा कि किस तरह से सरकार मुकर गई जो वादे किए थे। हालात सर ऐसे हो गए थे, आपने खुद देखा, जो बॉर्डर पे वहाँ पे रेप हुए हैं, मर्डर हुए हैं। ये सब छोड़ दो सर, हुए हैं, उससे बाहर आ जाओ। तो नहीं, जैसे ब्लॉकेज हुआ था, कितना जब नुकसान आप अगर पुराने आज़ादी की लड़ाई लोगे तो अंग्रेज के तमाम दस्तावेज में यही बात लिखेगा कि आज़ादी की लड़ाई वाले सब सर फेरे हैं और सब ऐसे करते हैं। नहीं, हमारे दुनिया में ऐसा ही होता है, दुनिया में ऐसा ही होता है। आप बीजेपी को कैसे हराएंगे, क्या प्लान है? हाँ, एक लार्जर यूनिटी बनना पड़ेगा, सिमिलर लोग, आप सिर्फ लेफ्ट नहीं, पूरे लेफ्ट अगर एक साथ भी हो जाएंगे तो हम हरा नहीं पाएंगे, हकीकत को मालूम करना पड़ेगा। तो यह क्या है, भारत के राजनीति में हमेशा देयर इज लेफ्ट, देयर इज राइट, देयर इज सेंट्रिस्ट। स्ट्रॉन्गर फोर्स सेंट्रिस्ट थे, राइट साइड में थे वो पेरिफेरल थे, लेफ्ट भी बहुत पेरिफेरल थे, बहुत बड़ा मजबूत हम नहीं थे। आप खुद बोलते हो केरल, बंगाल, त्रिपुरा, ऐसे आंध्र में थोड़ा, आसाम में थोड़ा, पंजाब में थोड़ा, बिहार में थोड़ा। तो क्या हुआ, उदारीकरण की नीति जब से आई, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, तो कांग्रेस इकोनॉमी में राइट शिफ्ट हो गए,
जो पब्लिक सेक्टर नहीं होगा, प्राइवेट बैंक नहीं होंगे, विदेशी बैंक आएंगे, ये सब जो क्या है, LPG, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो कुछ इमेजिनेशन कैप्चर भी किया। मनमोनोमिक्स आया, उसी को लोग ग्लोरीफाई किया, मनमोहन को गाली देते हैं लोग। तो ये पिछले 40 साल 30 साल से एक ऐसे राजनीति हुए, अगर आपका इकोनॉमी शिफ्ट हो रहा है तो वो मीडिया, कल्चर, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, उसमें भी तो वो शिफ्ट होगा। बस इकोनॉमी है ना, बाप बुलाना भैया भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वो मनी मैटर्स, तो ये शिफ्ट हुए। तो इसका फ़ायदा आरएसएस या बीजेपी को मिला, क्योंकि साइमल्टेनियसली वो जन्मभूमि, मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुसलमान, ये राजनीति भी चलता रहा। तो उसका जो सोशल और रिलीजियस जो फ्लेवर था वो कंबाइंड हुआ। तो आज जो मिक्सचर है राइटिस्ट पॉलिटिक्स का, वो कॉर्पोरेट एंड कम्युनलिज्म, इसका कम्बिनेशन है, इसका मिक्सचर, आप मानो या ना मानो। तो हम सब लोग तो कॉर्पोरेट के साथ नहीं हैं। तो जो आज किसान आंदोलन में सब क्या खेतियार मजदूर गए थे, जो बड़े बड़े किसान हैं, वो आप लोग खुद ही बोलते बड़े, वो भी पहुंचे थे। तो जो भी परेशान होंगे इस इकोनॉमिक स्थिति से, छोटे व्यवसायी हैं, कारोबार हैं, जो इवन मीडियम सेक्टर के जो लोग हैं आज वो भी परेशान हो रहे हैं। अगर अदानी अंबानी बहुत बढ़ रहा है, आप खुश हो, तो और भी तो बहुत से कंपनी हैं जिस कहीं ना कहीं तो घट रहा है, तो वो सब लोग इकट्ठा होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का ये कोशिश है, इसलिए ये लेफ्ट के साथ जो सेंट्रिस्ट है और जो लोग राइट में झुकाव हो गया था, फिर से अगर सेंट्रिस्ट मजबूत होता है तो इंडिया का फ्यूचर जो है वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर है। हम लेफ्टिस्ट इंडिया नहीं बोल रहे हैं रातों रात, हम सोशलिस्ट इंडिया नहीं बोल रहे हैं। लेफ्ट ऑफ द सेंटर इज द बेस्ट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। कांग्रेस प्लस, क्योंकि अब काफी बातचीत हो गई है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप मिले हैं, मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा और मैं चाहूंगा बहुत छोटे-छोटे में आप उसका आंसर दें। शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये, क्योंकि आपने हिस्ट्री का जिक्र कर दिया, करंट रिजीम जो है और ये जो पार्टीज हैं ये कहती हैं कि भारत का इतिहास जो है वो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा है और उन्होंने सब दबा दिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि हिस्ट्री में आप जाओगे तो मर जाओगे। क्या ये आरोप कितना सही है कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी और उन्होंने चीज़ों को दबा दिया और अलग नज़रिए से लिखी चीज़ें? जो हिस्ट्रियोग्राफर्स हैं, जो फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री को समझते हैं, वो लेफ्ट और राइट नहीं है। उनको कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हिस्ट्री में मिलता है उसको लेकर के वो रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अब राइटिस्ट भी थे, ये सब डिबेट 19th सेंचुरी में हो गए। जब हम पहले 19वीं सदी में, चूँकि मैं बंगाल से आया हूँ, ईस्टर्न इंडिया में जब एनलाइटन हो रहा था, उस वक्त ये अमित शाह के पूर्वज जो कहीं सब में नज़दीक में नहीं थे, उस वक्त राजा रजवाड़ा के साथ थे। जहाँ राजा रजवाड़ा नहीं, जहाँ अंग्रेज़ के शासन में लोग मॉडर्न एजुकेशन मिला, उसके अंदर 2 हिस्सा बने, एक अंग्रेज़ के पक्षधर बने, एक अंग्रेज़ के विपक्ष बने। जो अंग्रेज़ के पक्षधर बने वो राइटिस्ट, जो अंग्रेज़ के विपक्षधर बने वो लेफ्टिस्ट। आज जो इतिहास के सुधारने की बात कर रहे हैं, ये सब ब्रिटिश हिस्टोरियंस या ब्रिटिश के दालाल जो हिस्टोरियंस थे वो लिखे थे, और उस वक्त के जो थिंकर्स थे वो इसको काट किए थे, और वो सब इतिहास में वो दर्ज है। अभी ये फिर से इनको नया कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब जो ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री है, जिससे वो हिंदू मुसलमान को हिस्सा किए थे, जिससे डिवाइड ऑफ इंडिया हुआ था, उसी को वो रिपीट कर रहे हैं। इनके अंदर ऐसे कोई हिस्टोरियन नहीं है जो ओरिजिनली कुछ आधार में कुछ इतिहास की बात कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल अब ये है, आप हमने कास्ट पे बात की कि कास्ट बहुत बुरी चीज़ है, बीजेपी या फिर ये सब भावनाओं पर भड़काते हैं। अगर आपने कास्ट की बात की, हमने ये देखा कि बिहार, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, बिहार में आपने ऐसी पार्टीज के साथ कोalition किया जो खुद कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं। आरजेडी यादव मुस्लिम की बात करती है, दूसरी तरफ जेडीयू कुर्मी वोट बैंक की बात करती है, फिर आपका उनके साथ गठबंधन हो जाता है। ये कैसा फोर्स है? आप 2 बात कहें, एक तो गठबंधन कहें, फिर कोalition कहें, दोनों में अंतर है राजनीति में। कोalition कुछ है, गठबंधन और कुछ है, और चुनावी समझौता तालमेल और कुछ है, अलग अलग लेवल है। कोalition तब होता है, कोalition तब होता है अगर हम उसके साथ सरकार में जाते, ठीक है। और हम बेशक चुनाव, जैसा आपको कहा कि आप कह के बीजेपी को हराएंगे कैसे, बीजेपी जनता दल यू एक साथ थी, तो आप यू गो टू द मार्केट, जो अवेलेबल फोर्स है उसी को तो आप इकट्ठा करेंगे। आप नई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनेंगे, अपनी पार्टी को नहीं बना पा रहे, नई पार्टी को क्या बनाएंगे? इसके लिए भी समझौता करना जरूरी है अपने आइडियोलॉजी से। हम आइडियोलॉजी से कहाँ समझौता किया है? खिलाफ है, लेकिन कास्ट बेस्ड पार्टी। आप अच्छा, आप ये कह रहे हो वो यादव को संगठित कर रहे हैं तो वो कास्ट बेस्ड हो गए, वो दलित को अच्छा, मायावती को आप जातिवादी कहते आप नहीं कहते हो? ये बीजेपी आरएसएस को नहीं देखो, आप दलित को किनारे कर रहे हो। अगर दलित एकत्रित होते हैं उसको जातिवादी कहा जाता है। ब्राह्मणिक सोच ये बोलता है कि जातिवादी हो गया। अरे तुम पहले जातिवादी होकर के उसको किनारे कर दिए हो। एक तो उसी तरह से जो पिछड़े वर्ग हैं,
हम उसको पिछड़े वर्ग के रूप में जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पिछड़े वर्ग कहा जाता है। तो जो लोग मंडल को लेकर के पिछड़े वर्ग को संगठित किए थे हम उसके साथ थे, चाहे मुलायम हो, चाहे लालू यादव हो, जनता दल हो, चाहे देवेगौड़ा हो। नहीं, हाँ, वो पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। इस देश में पिछड़े वर्ग को खुल के बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान इसको बोला है, एससीबीसी को सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है, संविधान में उसको क्लास कहा गया, वर्ग कहा गया, जाति नहीं कहा गया है। आप उसको जाति बोल रहे हो, क्योंकि वो नेता जाति आधारित बातें करते हैं। हम उसके विरोध करेंगे। वो जब भी जातिवादी बात करते हैं, आप नहीं, आप जानते हैं महिला संरक्षण में वो बीजेपी के हाथ में खेल गए और महिला आरक्षण आने नहीं दिए, हम उसके विरोध में खड़े हुए, चाहे मुलायम हो चाहे लालू हो, वो इशू के ऊपर आधारित है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, इस पे हम खत्म करेंगे। ये सवाल मेरा ये है कि वही कि आप बीजेपी को कैसे हराएंगे? अगर हम ऑपोजिशन पार्टीज को देखें, अभी भी कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है। जैसे आपने कहा कि जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस होंगे हम उन्हीं के साथ जाएंगे। फिर अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो बीजेपी को अगर कोई डायरेक्टली टक्कर देता है तो वो कांग्रेस ही है। ज़्यादा सीट, 200 से ज़्यादा सीटों पे डायरेक्ट फाइट होती है। तो फिर से अगर मान लीजिए आप कांग्रेस के साथ जाते हैं तो आपको लगता है कि कांग्रेस आपको वो स्पेस प्रोवाइड करेगा? हमारे पार्टी का सीधा फैसला है, आप सिद्धांत आप मत बोलो, निर्णय हम बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले हम कोई तालमेल नहीं होगा। ओके, सब अपने अपने तरीके से अपने बेस को मोबिलाइज करेंगे और लड़ेंगे। उसके बाद जो लोग भी सफल होंगे, जनता उनको सफलता देगी अगर, तो वो इकट्ठा होंगे। इससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी कोई चुनावी तालमेल नहीं हुआ था, वाजपेयी सरकार को लोग हराए थे और हमने कहा था एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट आना चाहते हैं, हम उनको समर्थन किए थे बाहर से। कॉमन जो न्यूनतम जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थी तो वो बाद में बनी थी। देवेगौड़ा गुजरात की सरकार भी, क्या हम एक साथ लड़े थे? नहीं, बहुत सी पार्टी एक साथ एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी। लेकिन तो इसे ये डेमोक्रेसी है, डायवर्सिटी। हाँ, यही आपने 2019 में भी किया, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, बीजेपी की क्या बहुत होगा? ज्यादा सीटें आ गई। कितने लोग होते हैं कि एक बार परीक्षा देने के बाद भी दोबारा परीक्षा देते हैं? आप तो कहते हैं एक बार परीक्षा दी उसके बाद छोड़ दो, आप ड्रॉप आउट होना चाहते हैं, मैं नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी का, आपके पास प्लान है बीजेपी को कैसे हराना है? हमने सब लोग प्लान तैयार करेंगे अपने अपने तरीके से, सब लोग अपने अपने तरीके से करेंगे, बट स्ट्राइक टुगेदर। एक छोटा सा सवाल पूछ बोलो। लो, एक आंसर दोगे? क्या लेफ्टिस्ट जो है भारत के वो हिंदू विरोधी है? क्यों होंगे? आरोप लगते हैं। तो आप आरोप के ऊपर क्यों जाते हो? क्या है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? नहीं है, वाह। आप कहें कि नहीं है। क्यों, कैसे होंगे, क्यों होंगे? लेफ्ट क्या धर्म आधारित राजनीति करती है? हिंदू विरोधी या मुस्लिम विरोधी कौन होंगे जो धर्म आधारित राजनीति करेंगे? हमारे पूरे हिस्ट्री में जो भी लोग थे वो कौन से लिटरेचर में हम कि हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या सिख विरोधी हैं? क्या दिक्कत इस बात की है? आप जो कहते हैं 1920 में जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी उसके बाद ब्रिटिश अमेरिकन सोच से ही हमारे यहाँ के राइटर्स जो हैं वो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को तैयार किए जो कम्युनिस्ट क्या नहीं हैं वो किस तरह से हम प्रमाण करेंगे। इसलिए कभी वो कहते हैं विदेशी है, कभी कहते हैं वो चाइना है, कभी कहते हैं वो रशिया है, कभी कहते हैं वो हिंदू विरोधी है, कभी कहते हैं बंगाली विरोधी है, कभी कहते हैं मुसलमान विरोधी है। आप इसी तरह से मुस्लिम इलाके में जाओगे, मौलाना मौलवी को ये सिखाया गया है कि ये मुस्लिम विरोधी है। हिंदू इलाके में जाओगे तो आप ये बोलोगे। तो ये तो हकीकत के ऊपर करना पड़ेगा। हम जब बंगाल में हुकूमत चलाए 34 साल में, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब बीजेपी की सरकार आ गई, अब बीजेपी वहाँ पे इलेक्शन में जीत गई तो हिंदू खतरे में हो गए, पूजा खतरे में आ गया। तो कौन हिंदू विरोधी है? एक क्वेश्चन छोटा बोलूं, ममता बनर्जी भी आपको कैसे लगती है? ममता बनर्जी एक शिखंडी है, महाभारत में तो होता है ना उसको बस साफ बात है। वो बीजेपी सीधा सीधी बंगाल में प्रहार नहीं कर सकते थे लेफ्टिस्ट को, इसलिए उन्होंने एक दुर्गा आविष्कार किया। जैसा मूर्ति बनाते हैं ना, वैसे वो जिंदा एक मूर्ति बनाए और उसको 10 हाथ में औजार दिए आरएसएस लड़ने के लिए। आप कह रहे हैं कि आरएसएस सीपीएम को असुर बना करके उनको महिषासुर मर्दिनी बनाया। नहीं, कहा है ये बलबीर पुंज की लेख है, भाषण है कि ममता इज दुर्गा, और आरएसएस चीफ वहाँ मौजूद थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो मीटिंग हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स है। नथिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो लिखा है, ऑर्गेनाइजर में पंचजन्य में लिखा हुआ है 2004 में, और ममता ने भूमिका रोल प्ले की। अब असुर हमारे को महिषासुर मर्दिनी बनाने थे, अब बीजेपी खुद भस्मासुर बन गया, अब वो संभाले अपने देवी को। हम शुरू से ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स ए प्लेटफॉर्म created by Jamaat Islami, Jamiat Ulama Hind, Muslim League, RSS, BJP and some of the Congress fellows. They all together, even failed Naxalites, they all joined together. सीधा बात है। और एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना।
अब वो प्लेटफॉर्म का सब हिस्सा डेकोरेटर के पास वापस जा रहा है। थैंक यू सलीम साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।